बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उस हवाले से। पाकिस्तान में एमरजेंसी की सूरत हाल है, जबकि इंटरबैंक में जो डॉलर है उसने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और ओपन मार्केट में जो डॉलर है उसकी जो फ़रोख्त है 202 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी परेशान है। और दूसरी जानिब जो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनको इम्पोर्ट करने पर पाबंदी आयद की है, जैसे कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, टिशू समेत मुख्तलिफ़ चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है, जिसमें फूड आइटम्स भी हैं और लग्जरी तमाम आइटम्स पर पाबंदी आयद की गई है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इकनॉमिकल सिचुएशन, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? करंट अकाउंट की बात करें तो हुकूमत करंट अकाउंट को बैलेंस करने में कामयाब क्यों नहीं हो रही? क्या समझते हैं आप, हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना है? हुकूमत को जो सामना है मुश्किलात का वो है पीटीआई। ठीक। 2018 में एक्चुअली तो जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को जो है एक इल्ज़ाम के तहत जो है डिस्क्वालीफाई किया, वो एक मुबैना साजिश कहलाती है और उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी गिरना शुरू हो गई और गिरते गिरते बीच में जब ये इलेक्शन इनका टाइम आया, इलेक्शन के अंदर फिर वो पीटीआई को इलेक्शन जिताए गए और वो आए, उसके साथ जो है ये ना तजुर्बाकार, ना अहल, इम्पोर्टेड एडवाइज़र्स, बेवकूफ़ एडवाइज़र्स, वो आदमी जिनको ये कहते थे डाकू है पंजाब का सबसे बड़ा, वो आदमी जिसको कहते थे कि ये बहुत बड़ा राशि है, उनके साथ इन्होंने बैठ के टांगा पार्टी है, हुकूमतें बनवाई उनसे। और इमरान खान की शख्सियत जो कि एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड आदमी है, जो कि पूरी दुनिया उनको जानती है, उसकी अपनी ज़ात को जो है वो शक में डाल के उसकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी का जो है वो सत्यानाश कर दिया इनके एडवाइज़रों ने। उसके अंदर आज हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल ये है कि जब ये हुकूमत आई 2018 के अंदर 118 रुपये का रुपीज़ का डॉलर था और वो आज जो है वो 202 रुपये का है। पाकिस्तान के अंदर जो ये हुआ है ये सिर्फ इनकी माशी पॉलिसियाँ जो हैं वो गलत थी। आते ही इन्होंने उसको बनाया, असद उमर को बनाया जिसको कुछ नहीं आता था और उसने आईएमएफ के साथ जो है एग्रीमेंट नहीं किया गया। एग्रीमेंट आईएमएफ 2-4-6 अरब रुपए, उनको अकल ही नहीं थी कि आईएमएफ की वैल्यू क्या है। आईएमएफ की वैल्यू ये है कि कोई भी यानी बैंक हुआ, कोई भी कंट्री हुई, आप बिजनेसमैन के हिसाब से ले लें, कोई बैंक में जाएं तो आप जाएं तो मुझे बैंक वाला जो है वो 2 करोड़ रुपए लोन देने से पहले पूछेगा कि आप करते क्या हैं, आपकी क्या बिज़नेस है, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है, क्या पास है, क्या फ्यूचर है, और आपको मैं 2 करोड़ रुपये दूंगा तब मुझे वापस कैसे करेंगे। तो ड्यू डिलिजेंस होती है वो। इसी तरह कंट्रीज़ की जो है ड्यू डिलिजेंस होती है, वो लोन देता है, उसको वर्ल्ड बैंक देता है, आईएमएफ देता है, उसको कंट्री देती हैं, चाइना, सऊदी अरब। मगर इनकी ड्यू डिलिजेंस के लिए आईएमएफ एक इदारा है जो कि वो देखता है कि इनकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा तो पैसा वापस आएगा, वरना पैसा जो है उस कंट्री में जाके डूब जाएगा। तो वो पाकिस्तान को तो 6 अरब का था, इन्होंने अभी उसको ब्राज़ील को 40 अरब का दिया पैकेज। अच्छा। तो ये कि 40 अरब डॉलर का दिया तो वापस भी आएगा ना, तो वापस आने के लिए उनकी कंडीशन होती है। अब वहाँ पर पाकिस्तान जब बना, ये हुकूमत बनी, तो उस वक्त असद उमर साहब को तो कोई पता नहीं था। वो अल्टीमेटली उनको निकाल के दूसरे को लगा दिया, वो हफीज़ शेख को। वो अलग एक चौधरी साहब हैं, उन्होंने जो है बिल्कुल ही जब आते हैं वो पाकिस्तान में बाहर चले जाते हैं, हुकूमतें बनती हैं, आ जाते हैं, मुशर्रफ के ज़माने में फिर चले गए, फिर पीपल पार्टी आई, फिर आए, फिर चले गए, अब फिर चले गए हुकूमत में थे और अब वापस आए दोबारा। ये खबरें शेख रशीद फैला रहे कि जी ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा गलत हुआ है। 2018 के बाद से माशी पॉलिसियाँ पीटीआई की गलत थी और उन्होंने आईएमएफ के साथ फिर एग्रीमेंट जो किया वो मजबूरी में किया। जब मजबूरी में किया तो आईएमएफ ने पहले अपना आदमी को भेजा, मिनिस्टर लगवा दिया, उसका नाम है हफीज़ शेख। फिर उन्होंने अपना इजिप्ट के अंदर जो उनका कंट्री इंचार्ज था उसको रिज़ाइन करा के गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया। अब ये दोनों जो है वो साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ
आईएमएफ के एम्प्लॉयज़ और रिकमेंडीज ने वो आईएमएफ के साथ साइन किया। तो ये एग्रीमेंट आईएमएफ के दरमियान हुआ। उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश हो गया कि बिजली की कीमतें बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, और यानी उनको क्योंकि पैसा वापस चाहिए था। अच्छा, उनका इसलिए भी ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो ये इकॉनमी, इमरान खान साहब आए तो पैसा लेने के लिए सऊदी अरब गए, चाइना गए, दुबई गए, तो आप हैरान होंगी कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई लोन नहीं दिया ऐसे कि आपको लोन देते हैं। पहले नवाज शरीफ के ज़माने में लोन दिया था, खर्च करने को सब कुछ था। अब उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कि $3 अरब हम आपको दे रहे हैं। अच्छा। ये आप बैंक में रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे। अच्छा। और इस पर 4% इंटरेस्ट भी देंगे, और आईएमएफ का एग्रीमेंट अगर ख़त्म हो जाएगा तो पैसे वापस निकाल देंगे हम। सेम चीज़ जो है चाइना ने की, सेम चीज़ जो है वो दुबई ने की। 7-8 अरब डॉलर तो यही है जो दिखाने का है, खाने का नहीं है। अब जब ये आईएमएफ के साथ कंडीशन तय हो गई तो गाड़ी आगे चली, तो मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। डॉलर की डिवेल्यूएशन शुरू होते होते 112 रुपये की जगह 202 रुपये हो गया। आज अगर ये मुल्क बैठा हुआ है तो अगर ये महंगाई है, अगर 150 रुपये का पेट्रोल मिलता है, तो अगर ये डॉलर 112 ही होता तो 80 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता। बिजली का बिल 26 रुपये की जगह जो है वो 13 रुपये होता। महंगाई कहाँ होती? उस पर जब हुआ तो वो ये पीटीआई के जो ये थे अपने हारिम अवारी, शेख रशीद हो गए या असद उमर हो गए, और ये सारे के सारे के फवाद चौधरी, कि वो तो इसहाक डार ने जो है वो पैसा ज़बरदस्ती डॉलर को रोका हुआ था। या डॉलर जो है कोई 18 साल की लड़की है कि उसको बंद कर देंगे, आप रोक लें। आपने जो इसहाक डार ने किया था, अगर उसने डॉलर को 112 रुपये रखा रहा था और उसमें पाकिस्तान की तरक्की 6% हो रही थी, हमारी जीडीपी भी बढ़ रहा था, टैक्स जीडीपी रेशो भी बढ़ा था, वो फिर ज़्यादा अच्छा था कि आज जो है हमारा टैक्स जीडीपी रेशो 8-9 हो गया है, तरक्की जो है वो 4% रह गई है, डॉलर जो है वो डबल महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर पूरा का पूरा ये इसकी हिस्ट्री मौजूद है कि ये लेटर, ये हुआ ये कि जब इनको पता चला इमरान खान साहब को कि मेरी हुकूमत जा रही है, और ये इनको पता चल गया था, खुद कहते हैं कि मुझे जुलाई 2013 में पता चल गया था। तो ये आप सोचें कि 7 जून को तो नो कॉन्फिडेंस मूव डाली है, 7 मार्च को 2022 को, तो 28 फरवरी को, एक हफ्ता पहले इन्होंने अनाउंस करा दिया इसके शौकत तरीन के साथ मिलके कि पेट्रोल को इन्होंने कमिट किया था कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे हर साल। ठीक। हम बिजली की कीमत 5 रुपये हर महीने बढ़ा के 35 रुपये करेंगे। अच्छा। हम टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। इन्होंने 28 तारीख को 5% पे टैक्स एमनेस्टी दे दी बिजनेसमैन को। 28 तारीख को उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल और एनर्जी की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे बजट तक, और 10 रुपये कम कर दी पर लीटर। अब जब ये हुआ तो ये रिटर्न एग्रीमेंट है, आप देखें इसके अंदर साइन है रज़ा बाकर के और शौकत तरीन के। तो ये जब वहाँ पे लिखी हुई चीज़ को आपने नहीं मानेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो 200 कंट्री को लोन देता है आईएमएफ। पाकिस्तान उसके लिए एक पीनट है। अगर वो पाकिस्तान को इस तरह माफ़ कर दें तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो कहाँ जाएंगी। उन्होंने पाकिस्तान का जो है बैन कर दिया तो सऊदी अरब, चाइना, दुबई, अब इनके साथ प्राइम मिनिस्टर गए वहाँ पे बात करके आए, मगर वो कहते हैं पहले आईएमएफ को रिस्टोर करो तो जाके होगा। अब आईएमएफ की रिस्टोरेशन के लिए नेगोशिएशन शुरू हुई है और इन्होंने कमिट किया है कि हम इसकी कीमतें बढ़ाएंगे, जैसे पहले वाले ने कमिट किया था उसको हम ऑनर करेंगे। वो ऑनर करना ज़रूरी है, वो ऑनर नहीं होगा तो पाकिस्तान बैठ जाएगा, कोई लोन नहीं आएगा। वो माहदा तो हो चुका था, तो वो माहिदा हो गया, उसको ऑनर करना। वो माहिदा पीटीआई ने किया था, वो माहिदा जो है वो हफीज शेख ने किया था, वो माहिदा रज़ा बाकर ने किया था, इमरान खान ने किया था। उस माहदे के तहत जो है पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमी जो है वो 112 रुपये डॉलर से 202 रुपये हो रही है। और आज भी पाकिस्तान के अंदर जो है ये इस वक्त ये बेचैनी है, सारे के सारे इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगा रहे, क्योंकि इस वक्त भी पीटीआई जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को चलने नहीं दे रही है, सिग्नल भेज रही है कि हम जो है पाकिस्तान में आग लगा देंगे और हम खूनी इनकलाब लेकर आ जाएंगे। और इसके इस वक्त पंजाब के अंदर कैबिनेट नहीं है, पंजाब में गवर्नर नहीं है, सिंध में गवर्नर नहीं है, ये सारी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं।
कोर्ट्स हो गए, आर्मी हो गई, उनका काम अपनी जगह करना है, मगर वो इस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये करना काम जो है ये आवाम का है और हुकूमत का है। हुकूमत के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं, ये आप देखिएगा कि IMF के साथ नेगोशिएशन हो रही हैं और ये अगले हफ्ते जो है पूरी हो जाएंगी। और जैसे ही वो होगा तो ये डॉलर जो है गिर के वापस 180 182 पे आ जाएगा। हमारे लोन आने शुरू हो जाएंगे और हमारी ये जो दवा ये इन्होंने अभी $6 बिलियन का शहबाज शरीफ ने लग्जरी गुड्स इम्पोर्ट बैन कर दिए। वो लग्जरी गुड्स हैं क्या यहाँ पे? कुत्ते बिल्लियों के खाने वो इम्पोर्ट होते हैं यहाँ पे खाने को। गरीब के पास पैसा नहीं है। फ्रोजन आइटम्स है, पेट्स फूड है, पेट फूड है, टेलीफोन, ये टेलीफोन $2.5 बिलियन की इम्पोर्ट होती है। भाई किस बात के लिए? गाड़ियों की बैन कर दें, क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन पेट्रोल का जो है कंजम्पशन है वो SUV जो 1300 गाड़ियाँ सीसी से बड़ी हैं, जो बड़ी बड़ी हर आदमी के पास जो है वो 2,500 सीसी की गाड़ी है, वो 4 गुना पेट्रोल खाती है। उनको बैन कर दें यूथ को, पेट्रोल उनको देना बंद कर दें फॉर 6 महीने, $6 अरब ये बच जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं और कर रहे हैं। और अब कोalition गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है अकेला फैसले नहीं कर सकता, 12 पार्टियां मिलकर कर रही हैं और इंशाल्लाह ये होगा। तो सर आप क्या समझते हैं ये जो लग्जरी आइटम्स है इनकी इंपोर्ट को कंट्रोल करने से मुल्क की मईशत में कुछ फ़ायदा होगा, बेहतरी आएगी? नहीं, देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मुल्क की मईशत जो है वो दुनिया की मईशत से जुड़ी हुई है। दुनिया की मईशत जो है वो डूब रही है। दुनिया की मईशत में इस वक्त जो है वो आप देखें कि पिछले 6 महीने के अंदर जो है वो अमेरिका का जो नस्डैक है वो 28% गिरा है। हमारा 44 का अगर 30% कम कर लें तो चाहते 12,000 कम होना चाहिए, हमारा 12,000 कम नहीं हुआ है। डॉ जॉन जो है 12% गिरा है पिछले 30 दिन में। 30 दिन के अंदर जो है वो एप्पल का शेयर जो है वो 16% गिरा है। टेस्ला का जो शेयर है वो 28% गिरा है। अमेजोन का शेयर जो है वो 31% गिरा है। बिटकॉइन जो है वो 50% गिरा है। तो ये दुनिया की इकोनॉमी और दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज बैठे हैं, तो पाकिस्तान में अगर स्टॉक एक्सचेंज बैठे हैं तो ये इफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी का कम है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। ये सब चीज़ों का ये है कि मगर यहाँ पर तो फवाद चौधरी साहब देखिए जी, ये 1 महीने के अंदर पाकिस्तान में तबाह कर दिया। 1 महीने तो आदमी उठता नहीं है। आपने तो जब आए थे तो 1 महीने तक तो आपने अपना कुछ किया नहीं था। अभी तो कुछ टाइम, अभी तो हुकूमत को बनने नहीं दिया आपने। आपने अभी तक जो है पंजाब की हुकूमत आने नहीं दी है, पंजाब का गवर्नर लगाने नहीं दिया, कैबिनेट बनने नहीं दी है। एक आदमी के हाथ में छोड़ दिया है कि पूरा सूबा चला दे 12 करोड़ का, हमदा शाहबाज, या सिंध के अंदर जो है गवर्नर नहीं लगाने दे रहे। तो ये सिग्नल क्या जा रहे हैं इंटरनेशनली कि पाकिस्तान इज नॉट ए स्टेबल कंट्री। पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ कानून की नहीं है, बनाना रिपब्लिक है। सही। जो कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर रहा है, गवर्नर अपनी मर्जी से कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से करे। बिल्कुल सर। सर हमें जाना ब्रेक पर। नाज़रीन जहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एडवाइज़र्स जो है शेख रशीद, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, जबकि इमरान खान की शोहरत और हुकूमत को बदनाम करने में इन सब का एक दखल है, अमल दखल है। सेनेटर कामिल अली आगा, एडवोकेट जनरल पंजाब अवैस अहमद और ISPR ने शेख रशीद के किरदार को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दिया है। सर, शेख रशीद किस तरह से मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये कैरेक्टर है शेख रशीद जो पाकिस्तान की जड़ों पे पिछले 30 साल से काबिज है। ठीक। अब इसकी आप हिस्ट्री आगे देखें कि ये स्टूडेंट जब पढ़ता था तो ये उधार लेता था। ये चौधरी परवेज़ इलाही के, चौधरी शुजात अली के वालिद ज़हूर इलाही थे, उससे ये उधार लेके पढ़ता था। फोकट आदमी था। ठीक। आज ये अरबपति कहाँ से हो गया अरबपति? कहता है कि मैं 16 दफ़ा मिनिस्टर लगा, मैं 9 दफ़ा इलेक्शन जीता। ये इसी तरह है कि ये अकेला आदमी है और ये हर हुकूमत के साथ जो है वो झूठ बोल बोल के उनके करीब आता है और फिर उनसे फ़ायदा उठाता है। फिर वो जब वो जाती है गवर्नमेंट तो जाने से पहले जम करके दूसरी अपोजिशन के साथ जाता है। ये चलता रहा इसका। इसके बारे में जो है वो अभी लेटेस्ट ये आप देखें कि जब ये इसने एक टीवी में बड़ा वो आ रहा है इमरान खान की और इसकी बहस हो रही थी, तो ये कह रहा था इमरान खान को कि तुम कौन हो, तुम तो
अकेले एक आदमी हो, क्रिकेटर हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? अच्छा। इमरान खान ने ऐसे कहा कि तुम क्या हो, टांगा पार्टी हो, तुम्हें तो मैं अब चपरास भी नहीं रखूँगा। ठीक। उसने इसको रख दिया, इमरान खान ने वज़ीर दाखिला। अच्छा। इमरान खान ने इसको वज़ीर इंफॉर्मेशन रख दिया। वो ये है कि इसने कहा कि मैं ISPR, मैं आर्मी का एजेंट हूँ, मैं पिंडी का जो है मेरे थ्रू चलता है, और मैं आपकी और आर्मी के साथ, मतलब झूठ बोल बोल के इमरान खान को उसने बदनाम कर दिया। और अब आज इसकी जो पोजीशन है इस वक्त ये है कि अभी पिछले दिनों इसने कहा है, आर्मी ने बड़ा कैटेगरिकली बयान दिया है कि हम न्यूट्रल हैं। इस न्यूट्रल पे तो इमरान खान साहब ने भी काफ़ी कहा कि जानवर हो गए, ये हो गए, बोलते अपनी जगह, बट आर्मी इज़ नॉट इंटरफेयरिंग इन द सियासी फील्ड इन द पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव डिक्लेयर्ड इट सो। ये शख्स उनको बुला रहा है। इसने परसों बयान दिया कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है और पिंडी में इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक, शेख रशीद, और इंटरव्यू हो रहे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा मगर वो माशी एक्सपर्ट होगा। और वो माशी एक्सपर्ट जो है वो लैंड कर गया कराची में हफीज से। इस हद तक उसको जो है हामिद मीर ने जो है ISPR से कंफर्म किया, उन्होंने कहा झूठ बोलता है ये, हमारा कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है, ना ऐसे हमने कोई इंटरव्यू किए। इससे बड़ी और क्या बात है? इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके खिलाफ ओवैस जो है एडवोकेट जनरल है पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये झूठा आदमी है, ये गलत कह के इसने इमरान खान को तबाह कर दिया और तबाह कर रहा है ये। इनकी बातें सुन के इमरान खान ने जो है वो अपनी हुकूमत खोजी और आज अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी है। कामिल अली आगा सेनेटर जो क्यू लीग के हैं, वो इनके बारे में कहते हैं कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक आदमी कोई नहीं हो सकता। आस्तीन का नाम है ये। इसके नाम आ रहे हैं हज़ारों करप्शन केसेस में। लाल हवेली जो है वो इसकी नहीं है, रिंग रोड पंजाब के रावलपिंडी की, वहाँ पर इसकी ज़मीन है जो इसने 2 अरब की बेची। ये इल्ज़ाम है, ये सारे इल्ज़ाम हैं। इसका इन्वॉल्वमेंट है नादरा के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में एज वज़ीर दाखिला। ये सब चीज़ें जो हैं ये नाम लेके और झूठ बोल बोल के अपने आप को जो है वो टीवी पे आता है, हर एंकर उसके पास जाता है। तो पिछले 2 दिन से ये हो गए। इसने फवाद चौधरी ने इमरान खान को और शहजाद अकबर ने, शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब ने यानी ये हाल कर दिया कि एसेट रिकवरी यूनिट बना के सत्यानाश कर दिया। एसेट रिकवरी यूनिट का जो है उन्होंने सबसे पहले तो ब्रॉडशीट के अंदर पैसा खा गए। दूसरा फिर मलिक रियाज का जो वहाँ से पैसा आया था 195 मिलियन पाउंड, वो गायब हो गया। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे एक TDAP का जो है वो पकड़ा गया था, और मुलाजिम था जो कि इंग्लैंड में पकड़ा गया था, उसके खिलाफ इन्होंने बयान दिया शहजाद अकबर ने, फिर फवाद ने, कि ये चोर है और इसके हम पकड़ के ये करेंगे। वहाँ पे कोर्ट के अंदर कह दिया ये पाकिस्तान के मिनिस्टर कहते हैं चोर है, फेयर ट्रायल नहीं है, उन्होंने केस ख़त्म कर दिया। शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान को बेवकूफ़ बना बना के आज भाग गए बाहर। शहजाद अकबर साहब के पास फॉर्म है, क्या नई चीज़ें हैं। उन्होंने इसके साथ फरा गोगी के साथ मिलकर क्या नहीं किया। ये जुल्फ़ी बुखारी से पूछें कि ये इनका किस किस्म का इनका ताल्लुकात थे ये बहरिया टाउन के साथ, और क्या क्या इन्होंने बेनिफिट पहुँचाए, क्या क्या उनके बेनिफिट जो है इनके थ्रू जो है वो इमरान खान की फैमिली को मिले। ये सारे इल्ज़ाम जो हैं ये इनकी वजह से हुए हैं। दूसरा शहबाज गिल का जो निकल आया कि वो तो उसकी यानी बीवी डिफ़ॉल्टर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। अच्छा। 2.5 करोड़ रुपए वो उसके स्कॉलरशिप में गई थी, पैदा खा गई, वो वापस नहीं आई। इसके मतलब ये इमरान खान खुद जो है वो एक आइकॉन है, सेलिब्रिटी हैं। वो उनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि ही हैज़ अ बैड चॉइस ऑफ हिज टीम। क्रिकेट के अंदर भी वो हमेशा गलत उनकी टीम चुनते थे, पॉलिटिक्स के अंदर भी उन्होंने गलत टीम चुनी, आज भी वो गलत टीम के साथ काम कर रहे हैं। इनके साथ इनके अपने जो बेसिक मेंबर्स थे जो उन्होंने शुरू किया था, नईम उल हक थे, आरिफ अलवी थे, नजीब हारून थे, ये लोग थे, इनको इन्होंने साइडलाइन करके और फवाद चौधरी को लेके आ गए।
उसको लेके आ गए, शहबाज गिल को लेके आ गए, उधर से शाह मोहम्मद कुरैशी को लेकर आ गए, बाबर अवाम को लेकर आ गए, अली जफर को लेकर आ गए। दे आर नॉट पीटीआई मटेरियल। पीटीआई इज अ डिफरेंट बॉल गेम। पढ़े लिखी कौम है, प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। बहुत कम उसके अंदर जो है वो पॉलिटिशियन हैं, बहुत कम उसके अंदर जो है वो बिजनेसमैन हैं। उनको साइड लाइन कर दिया ये सारे के सारे इनके जो है एडवाइजर्स ने, और इमरान खान को जो है वो उठा के बाहर कर दिया। वो सड़के सड़के घूमते फिर रहे हैं और वो पैसा कर रहे हैं। उनके साथ टीवी वाले लग गए हैं कि लाइट सही नहीं है, वो नहीं। अरे भाई, मुल्क को चलाना है, मुल्क को चलाने में आप 4 साल में फेल हो गए, और आप फेल हुए इस टीम की वजह से। आपकी टीम के अंदर जो है असद उमर जो है उनका बानी रुकन नहीं है, वो बाद में आया था, पैराशूटर नहीं, सारे पैराशूटर है। तो इन्हों की वजह से, इन लोगों की वजह से इमरान खान जो है उनको हुकूमत छोड़नी पड़ी। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कानूनी तरीके से वो डिसीड किया गया है, वरना आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो छोड़ के नहीं गया, उसको निकाला गया है, और उसको निकाला है गैर आईनी तरीक़ों से। पिछले 75 साल में ये पहला शख्स है जो आईनी तरीके से निकाला गया है। क्यों निकाला गया ये? क्योंकि इनका कसूर नहीं है, कसूर इनके एडवाइजर्स का है। शौकत तरीन कौन है? शौकत तरीन जो है वो पीपल पार्टी का मिनिस्टर था, वो दूसरी पार्टी से आया हुआ है। इज अ बैंकर, बैंक उसका चलता नहीं है, बैंक उसका 1 रुपये का उसका शेयर है। अब वो मुल्क को क्या चलाएगा? आके उसने अपने काम कर लिए, अपनी रीड बना ली, अपना बैंक को जो उसने बेचने के लिए कर लिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुल्क के लिए जो है ये जहर था, और इसके अंदर इनकी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो आज भी वक्त है कि वो अपने आप को इन लोगों से अलग थलग करके अपनी को उन्होंने माना। इन्हीं एडवाइज़र ने उनको गलत एडवाइस दी, काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस कर दिया। और वो काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो केस कर दिया तो उसमें पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो टॉप पे आ गई दुनिया भर के अंदर। और आज कहते हैं कि जी मुझसे गलती हो गई, वो तो ईमानदार आदमी है, मुझे गलत एडवाइस किया था। गलत एडवाइस करने वाले कौन था? शहजाद अकबर था, मेन बंदा शहजाद अकबर था, आजम खान था। इन्होंने उसको किया कि भाई करे, हालांकि इट्स टोटली इलीगल। FBR का जो चेयरमैन अभी हट गया है, अशफाक, डॉक्टर अशफाक थे, इन्होंने इलीगल काम करके उनके खिलाफ गैर कानूनी इंक्वायरियाँ की। हर कानून के तहत मुल्क चलता है, मगर इमरान खान साहब को जो है बदनाम करने में इन सबों का हाथ है। और आज जो है वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी बैठ गई है वो इमरान खान की वजह से नहीं, इमरान खान के सारे एडवाइज़र और ये माशी टीम और ये रज़ाक दाऊद, क्या है रज़ाक, ये क्या उन्होंने किया पाकिस्तान के कॉमर्स के लिए? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या बढ़ाई है? अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन थी 2018 में, जब डॉलर 112 रुपए का था, तो जब डॉलर 200 रुपए का हो गया तो उसमें 80% तो एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए। तो अगर 25% को 80% बढ़ाओ तो 40 अरब होनी चाहिए, वो 30 अरब भी पूरी नहीं हो रही। तो ये तो यानी माशी, यानी ये उन्होंने कत्ल किया है पाकिस्तान का। इसके लिए तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए कि ये पाकिस्तान के इकॉनमी के साथ खिलवाड़ हुआ है, और ये खिलवाड़ जो है इन सबों ने मिल के किया है। इमरान खान इज अ फ्रंटमैन, वहाँ पे उसको बेवकूफ़ बनाया। बाकी सारे के सारे ये इनके जो एक्टिव प्लेयर हैं, तो नदीम बाबर था जो IPP को उन्होंने कर लिया, मोहम्मद अली था, अपने IPP के साथ उल्टा सीधा एग्रीमेंट करके वो भी उनको दे दिया। 1100 अरब रुपये के डिफ़ॉल्ट थे, बड़ा बड़ा शोर किया था कि हमने IPP के साथ रिवाइज कर दिया, आज सारा 2600 अरब रुपये का जो डिफ़ॉल्ट है। तो कहाँ गए वो सारे के सारे रिफॉर्म? रिफॉर्म क्या है जी? हमने ये कर दिया, हमने क्या खाने फ्री में खाने घर बना दिए। खाना घर जो है क्या वो घर वो था, वो सारा का सारा सैलानी का काम है, अपना ठप्पा लगा दिया। मतलब इस किस्म की हरकतों से ये लोग जो है बेवकूफ़ नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन 6 दिन देखेंगे, अल्टीमेटली तो लोगों को अपने पता है कि मुझे पेट्रोल ख़रीदना है जो आज मैं 150 में ले रहा हूँ, कल जब IMF का एग्रीमेंट हो था तो ये मुझे 200 रुपये का मिलेगा, तो मैं 50 रुपये 25% कहाँ से लाऊंगा? जब पेट्रोल बढ़ेगा तो बिजली का बिल बढ़ जाएगा, पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कौन देगा? ये सारा कसूर जो है ये PTI का है, जो हुकूमत
जो है ये तो महीने के लिए नहीं हुआ आए हुए, अभी तो हुकूमत बनी नहीं है। शहबाज शरीफ तो अभी तो कुछ टाइम हुआ है। शहबाज शरीफ तो ओथ लेने में 10 उनके 12 दिन लग गए थे। डॉक्टर अलवी ने ओथ नहीं लिया उसका कि बीमार हो गया, बाद में पता नहीं क्या हुआ कि तो अब इसी तरह जो है पंजाब तो ये मुल्क को जो है उन्होंने एक यानी बहरान में डाल दिया था, और आज भी बहरान में डाला है पीटीआई ने कि हम ये कर देंगे, हम खूनी जलसे कर देंगे, हम ये करेंगे, इलेक्शन करवाओ। हम इलेक्शन क्यों कराएं? आपने तो ये कहा था कि इलेक्शन नहीं कराएंगे हम, आपको तो इलेक्शन का पूरी पीटीआई पिछले उसको पीटीआई को जो है वो पीडीएम जो है जलसे करती रही थी, इलेक्शन दोबारा करो, नहीं मान रहे थे और कहते थे हम इन डाकुओं के साथ क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में, अब इलेक्शन करेंगे तो डाकुओं के सामने बैठना है। अगर जीत और अभी खुद इलेक्शन के लिए वो फिर भी वही डाकू आएंगे ना अपोजिशन में, ये जीत जाए फर्ज करो और अपोजिशन के अंदर वही डाकू आएंगे पीपल पार्टी के, तो फिर नहीं बैठेंगे, फिर मुल्क को और बैठाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा ये? ठीक 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 सर, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। नाजरीन वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर ऑफ वाटर, मोना सिलाही, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, चेयरमैन वापडा के खिलाफ इलीगल अपॉइंटमेंट की इंक्वायरी शुरू होने का इम्कान है। और इस हवाले से आपको बताते चले कि 65 साल से बड़ी उम्र के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अताउल्ला काज़मी के केस में नाजायज़ करार दिया था। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी ये हुक्म दिया गया था कि 65 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र का आदमी अपॉइंट नहीं कर सकते। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये बहुत बड़ा केस है इस वक्त की हुकूमत के खिलाफ जो गई है, क्योंकि इलीगल अपॉइंटमेंट पे एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी वो पीएसओ के एमडी की अपॉइंटमेंट जो कि पूरे तरीके से हुई थी, उस पर रेफरेंस फाइल हुआ है। वो हर दूसरे हफ्ते कराची आते हैं, रेफरेंस को फेस करते हैं। मेहताब अब्बासी पीआईए के एमडी के ऊपर जो है वो मेहताब अब्बासी हैं, और एक लकी ग्रुप के जो हैं वो मोहम्मद अली टब्बा हैं, वो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है। और ये जो अपॉइंटमेंट वापडा का जो था ये 2016 में हुआ था। इनका मुजम्मिल का जनरल मुजम्मिल का एज चेयरमैन वापडा जो चैलेंज हो गया था, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसका फैसला दिया था कि ये गलत हुआ है, और कमिटमेंट दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल ने कि हम आइंदा जो है पूरा प्रोसीजर से करेंगे। उस प्रोसीजर में क्वालिफिकेशन थी, उसके अंदर मेरिट का सिलेक्शन था, एडवर्टीजमेंट की सब चीज़ थी, एज लिमिट थी, हर चीज़ थी, वो उसके हिसाब से तो उनको वन टाइम एग्जामेशन दे दी थी मंसूर अली शाह ने कि आइंदा जो होगा तो इनकी जो 5 साल का पीरियड था वो ख़त्म हो गया था 2022 के अंदर। अब जो रूल है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये 65 साल की उम्र से ज़्यादा के किसी बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते आप किसी भी इदारे में गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। और M1 M2 स्केल के जो है वो 62 की एज लिमिट है, और फॉर 3 ईयर लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर 62 से कम है तो 3 साल लगा के 2 साल और बाद में भी दे सकते हैं अगर 65 साल से कम है। तो ये 2001 के अंदर कैबिनेट डिवीज़न का जो सर्कुलर है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो वो आया। तो इनका जो एडवर्टीजमेंट आया था अखबार में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर का, टीआई ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया था कि ये 5 साल का उन्होंने टेन्योर मांगा चेयरमैन के लिए, और मेंबर्स के लिए 3 साल का मांगा, जो कि मेंबर का 3 साल का सही था, 5 साल का तो इजाज़त ही नहीं थी। फिर उसके अंदर एज लिमिट ही नहीं थी। अच्छा, यानी आदमी 80 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, उसको लगा सकते हैं, जिसकी कोई इजाज़त नहीं है। वो जब केस आया तो केस उसके अंदर हुआ तो इसके जनरल मुजम्मिल साहब जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि जी मैं तो जा रहा हूँ, मेरा ख़त्म हो गया। मगर इनके साथ मोना सिलाही थे, इनके साथ आज़म खान थे, इनके साथ प्राइम मिनिस्टर थे, इनके साथ सिविल डिवीज़न के सेक्रेटरी थे, और उन्होंने मिल मिला के इनको जो है वो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट कर दिया। अब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट कर दिया तो ये जो इसका है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट वापडा के इन्हीं के पहले अपॉइंटमेंट के ऊपर उसकी खिलाफ वर्जी है। दूसरा केस मैं आपको बताऊंगा कि पीटीवी के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट हुआ था नईम बुखारी का, इमरान खान साहब के वकील हैं, वो भी बड़ा एक नेस्टी आदमी है नईम बुखारी, पर्सनल वेंजेंस है उसको
हर एक के साथ उनके साथ करता है, तो उसको पीटीवी का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया असर मिनल्ला के पास, और वहाँ कहा गया कि ये इनकी एज जो है 70 से भी ऊपर है, ये अपॉइंट नहीं हो सकते, तो ही हैड टू रिजाइन। वो केस है। फिर बहुत बड़ा केस है, पीटीवी का एमडी और चेयरमैन अताउल्लाह कासमी को अपॉइंट किया था नवाज शरीफ के ज़माने में, और उनके ऊपर जो है सुमोटो केस दिया था जस्टिस साकिब निसार ने, नेस्टी जज, जिसके बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं सामने कि उसने क्या क्या सही किया, क्या गलत किया। तो उसने अपॉइंटमेंट को चैलेंज सुमोटो लेके किया, और फिर उसके ऊपर उसने उनको सज़ा दी कि ही वॉज डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ एज बार, प्लस और चीज़ भी कि इनकी एज जो है वो 65 साल से ज़्यादा है, और उसके बाद इनके जो तनख्वाहें ली, जो पर्क्स लिए थे 4 करोड़ 5 करोड़ के, उसकी रिकवरी का भी कहा। उसकी रिकवरी का ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इसकी रिकवरी 30% जो है वो अताउल्लाह कासमी साहब से की जाएगी, 20% इसहाक डार से की जाएगी, 10% जो है वो प्राइम मिनिस्टर से की जाएगी, 5% जो है फ्रांस, वो नाम यानी वो जजमेंट जो है एक अजीब सा जजमेंट है। तो अब इनका जो केस है वापडा का, ये इंक्वायरी शुरू होने के इम्कानात हैं। इन्होंने जो 30-35 मिलियन का जो इनको बेनिफिट मिले हैं लीगल, इसकी जो है रिकवरी होनी है, और रिकवरी फिर प्राइम मिनिस्टर से भी होनी है। जैसे उसके अंदर साकिब निसार के जजमेंट को सामने रखे तो इनकी इलीगलिटी एज बार में आ जाती है, एक ही आइटम पे, और तो छोड़ दे। ये इंजीनियर नहीं है, वो अलग आइटम है। अच्छा। ये इसके 5 साल का अपॉइंटमेंट नहीं, 3 साल का हो सकता था, वो अलग आइटम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था, उसकी वायलेशन है, वो अलग आइटम है। मगर एज बार की वजह से इनकी जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट है, उस पर इंक्वायरी के अंदर जब होगा तो वो पैसे की रिकवरी के लिए उसी फॉर्मूले से जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो वो एक लॉ बन जाता है। उस लॉ के तहत, उसी लॉ के साथ 20% जो है इमरान खान को देना पड़ेगा, उसके साथ ही जो है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत अली, उसको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से इनको भी देना पड़ेगा जनरल साहब को। तो ये करप्शन की दास्तानें जो हैं अभी तो निकली नहीं है, इसलिए नहीं निकली हैं कि हुकूमत जो है वो अभी बैठी हुई है, पीटीआई की हुकूमत है, अभी अपोजिशन की हुकूमत पूरी तरह से आई नहीं है। जैसे मैंने बताया है कि अभी पंजाब की कैबिनेट नहीं है, पंजाब इज 60% ऑफ पाकिस्तान विदाउट कैबिनेट। पंजाब और सिंध जो है दे आर 80% ऑफ 75% ऑफ पाकिस्तान विदाउट गवर्नर। ये नहीं दिखता सुप्रीम कोर्ट को, ये सुमोटो नहीं दिखता कि ये मुल्क का जो नहीं हो रहा, तो ये हमारा डॉलर बैठ रहा है, इकोनॉमी बैठ रही है, ये वजह है। इस वजह से नहीं हो रही है कि फलाने का ट्रांसफ़र कर दिया, फलाने का ट्रांसफ़र नहीं किया। वो तो ट्रांसफ़र के सुप्रीम कोर्ट को उसको ख्याल नहीं आया था कि जब उन्होंने इमरान खान और उनके खिलाफ केसेस लगे थे, धरना में इन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, 3 आदमी मारे गए थे, टेररिस्ट कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, उसके अंदर असद उमर और ये शाह मोहम्मद कुरैशी और आरिफ अलवी, इन पे इल्ज़ाम थे। उस पे 2022 के मार्च में या फरवरी में प्रोसिक्यूटर जो है, क्योंकि वो पीटीआई का था, तो उसने कहा कि जी ये पॉलिटिकल केस है, ये गलत है और हम इसको प्लीड नहीं करते। वो सज़ा माफ़ हो गई उनकी। वो नहीं दिखता सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को ये दिखता है कि एक मर गया एफआईए का डायरेक्टर रिजवान हार्ट अटैक से, कि वो क्यों मर गया, और उसका ट्रांसफ़र जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट ने किया था, सनाउल्लाह अब्बासी ने किया था। एक प्रोसिक्यूटर जो है उसके कोर्ट में कहा कि मुझे मना किया है मेरे डीजी ने कि आप केसेस जो है परस्यू नहीं करें नून लीग के खिलाफ। वो कौन था? वो डीजी था सनाउल्लाह अब्बासी। सनाउल्लाह अब्बासी पीटीआई की हुकूमत की बात हो रही है। ये तो 11 अप्रैल को आए हैं ना, ये तो प्राइम मिनिस्टर, ये सब 11 अप्रैल से पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने केस उठाए हैं, ये खुद उनको जो पता चलेगा कि ये सारे केसेस जो है तो पीटीआई के हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अंदर जो है वो हर एक का होता है, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप के ये कर दो वो कर दो। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से साहब ये आज जो है हम फलाने आदमी को अपॉइंट कर देते हैं, ये चेयरमैन वापडा हम चेयरमैन केपीटी अपॉइंट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस।
ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को अगर चलने नहीं दोगे तो ये पाकिस्तान का असर होगा, इकॉनमी बैठेगी, डॉलर महंगा होगा, महंगाई होगी, आवाम पिसेगी, और आप सीटों पर बैठे हुए हैं, वो 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियाँ डबल ट्रिपल गाड़ियाँ हैं जजेस की, वो क्या हो रहा है ये? भाई आप नीचे गदा जाके देखें, आपको अपने वही 4 जजेस नजर आते हैं। आप हर केस के अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, फुल बेंच बनाए 16 जजेस का। आप अपनी मर्जी के जजेस क्यों रखते हैं उसके अंदर? आपको किसने इजाजत दी है ये? एक आदमी जो है वो डिक्टेटर नहीं बन सकता, कोई प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं बन सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर नहीं बन सकता, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिक्टेटर नहीं बन सकता, कोई चीफ जस्टिस डिक्टेटर नहीं बन सकता। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। ये पब्लिक है, आप जो है वो रूलर नहीं है, ये पब्लिक रूलर है। तो पब्लिक ने आपको सेलेक्ट करके भेजा है और आपको पार्लियामेंट में मेंबर भेजा है, मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर लगाया है, तो उनकी मर्जी है जो कानून बनाएंगे। आप कौन है बीच में बोलने वाले कि ये क्योंकि मैं जो हूँ वो आर्मी का फलाना हूँ तो मैंने ये रोक दिया, ये फलाना कहता था कि मैं ओम्बड्समैन हूँ, आप ये चेंज कर दो। यू कैन नॉट, यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लॉ के अंदर रहते भी काम करेगा हर इदारा, तो ये मुल्क चलेगा। और इसीलिए पाकिस्तान की इकॉनमी का जो है वो अफगानिस्तान से भी ख़राब हो गई है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस है, ये चलने नहीं देते ऐसे। और हर जगह भाई एक जज के कहने पे क्या पूरा मुल्क बदल जाएगा क्या? ये सुमोटो केस जो लिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, उनका हक है। मगर एक जज ने कह दिया कि ये अखबार ही कटेंगे, उसमें ले लो। क्यों ले लिया भाई? पहले तो कोई सुमोटो केस लेते नहीं थे। बिल्कुल सर। जो सुमोटो केस की जगह जो केसेस टीआई पाकिस्तान ने 1000 लोगों के खिलाफ जो कि पनामा में या पेंडोरा बॉक्स के अंदर आए थे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, वो तो नहीं, मना कर दिया चीफ जस्टिस ने। उसको केस को ले ही नहीं रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई है, जिसकी वजह से कम से कम $200-250 बिलियन पाकिस्तानियों का बाहर आइडेंटिफाई किया हुआ है इन लोगों ने। उसको मालूम करे नहीं, वो केस भी किया हुआ है। टीआई पाकिस्तान कभी केस नहीं करती। नासरा जावेद ने और यास्मीन लारी ने केस फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसको चलने, वो उसको एडमिट नहीं होने दे रहे। और एक अखबारी खबर का जो है वो आपने और आगे सुमोटो केस। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है इस वक्त, आम आदमी बहुत परेशान है, जबकि मौजूदा हुकूमत जो है उनका कहना ये है कि महंगाई IMF की शराइत की वजह से बढ़ी है और IMF मुआहदे पर इमरान खान ने दस्तखत किए हैं, जबकि जो आम आदमी है वो बहुत परेशान है। मुल्क में रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे हमारे मौजूद मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी। सब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।